ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2026 हुआ है उसका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है इस बार यूपीएससी का पेपर बहुत ही टफ है। कुछ लोग कह रहे हैं टफ नहीं, एब्सर्ड है, लेकिन पॉलिटी में चीजें नहीं है। पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस है बड़े लॉजिकल हैं, बहुत रिलेवेंट हैं, यानी इसके पीछे का कोई ना कोई मोटिव है। आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेवेंट है। एक कहीं ना कहीं आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं। अगर आपको विषय की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपने रटा होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने विषय को समझा होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। देखिए पहला क्या है, यक्स। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। यानी यक्स एक व्यक्ति है, जिसका नाम यक्स है। वो क्या कर रहा है, एक सेमिनार को एड्रेस कर रहा है, और उसका विषय क्या है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि शब्द की बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे क्या कह रहा है, यक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। यानी यक्स का कहना है कि जो भारत के संविधान में विधि है उसका जो अर्थ है काफी व्यापक है, यानी विधि से इतर भी चीजें इसमें शामिल हैं। इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित है। यानी यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, भी यानी आलसो वाला मामला है। यानी विधि में तो विधि तो है, इसमें विधि के साथ साथ अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, आर्डर, आदेश, नियम तथा विनियम भी सम्मिलित हैं। देखिए, जो नियम होते हैं वो कानूनों की व्याख्या के लिए बनाए जाते हैं, विधि की व्याख्या के लिए, और जो विनियम होते हैं वो नियमों की व्याख्या के लिए बनाए जाते हैं। तो एक्स का कहना है कि विधि में ये चीजें में शामिल हैं। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली, विधि का बल मतलब विधि जैसी हैसियत रखने वाली रूढ़ या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे यक्स सहमत नहीं था। यानी वाई का कहना है कि विधि में विधि तो है, अध्यादेश भी है, आदेश है, नियम है, विनियम है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ रूढ़, यूजेस और प्रथा यानी कस्टम, ये दोनों चीजें भी सम्मिलित हैं। किसका कहना है, वाई का कहना है, जिससे यक्स सहमत नहीं था। यक्स का क्या कहना है, नहीं, रूढ़ और प्रथा विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है। किसका मानना है, यक्स का मानना है, जबकि वाई क्या है, इसके वाइस वर्षा है। अब आपको समझना है जो रूढ़ या जो प्रथा होती है, प्रथा क्या होती है, वो आप पर बाध्यकारी होती है। जिस समूह या समुदाय के आप सदस्य हैं उन प्रथाओं को मानने के लिए आप बाध्य हैं, लेकिन जो रूढ़ होती है बाध्यकारी नहीं होती, ये आपके सहमति पर निर्भर करती है। और प्रथा क्या है, एक निरंतर और काफी लंबे समय से विकसित हुई होती है। इसका स्वरूप बाध्यकारी है, इसका स्वरूप क्या है, बाध्यकारी नहीं है। और प्रथा जो है वो विधि जैसी होती है, लेकिन रूढ़ी जो है वो थोड़ा वृद्धि से कम महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना है उपयुक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कस्टम क्या है ना। कस्टम जो है रूढ़ी से ज्यादा पुराना है, कस्टम का महत्व भी ज्यादा होता है, रूढ़ी का महत्व क्या होता है, कम होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब प्रथा क्या है, बाध्यकारी है। किस पर, जिस समुदाय के आप मेंबर हैं या जो भी व्यक्ति है उस पर क्या होगा, इसका बाध्यकारी प्रभाव होगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसमें बहुत सारी प्रोविजन है, अगर उस रीति रिवाज को पालन करके आपने हिंदू विवाह को संपन्न नहीं किया है तो आपका विवाह ही अवैध हो जाएगा, विवाह की मान्यता नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या है, बाध्यकारी है ना। और विवाह के जो रीति रिवाज हैं क्या हैं, वो सब प्रथा है। और उसी प्रथा को क्या कर दिया गया, हिंदू मैरिज एक्ट में कोडिफाई कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, उन चीजों को कानून का रूप दे दिया गया। अब देखिए, उपयुक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को चुनिए। अब आपको चुनना है, पहला क्या है, विधि की व्याख्या में यक्स सही है। यक्स क्या कह रहा है, नियम, विनियम, आदेश, विधि, अध्यादेश तो शामिल हैं, लेकिन रूढ़ और प्रथा शामिल नहीं है।
जिसमें रूढ़ को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं। यानी रूढ़ को जो स्वीकार नहीं कर रहा है उसके विचार भी सही हैं। पहला स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है। दूसरा, वाई का यह विचार कि विधि में रूढ़ सम्मिलित है सही नहीं है। यानी जो वाई रूढ़ को मान रहा है कि वो विधि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये ऑप्शन कह रहा है वो सम्मिलित नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एक्स और वाई दोनों के विचार सही हैं। और एक्स और वाई दोनों के विचार कैसे सही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक्स के जो मत हैं वो वाई के मत के विपरीत हैं, और जो वाई के मत हैं वो एक्स के मत के विपरीत हैं, तो दोनों साथ सही हो ही नहीं सकते। केवल वाई का विचार सही है। अब देखिए, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अनुच्छेद 13 को लेकर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अनुच्छेद 13, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 में 4 पार्ट हैं। जैसे है, पहला है अनुच्छेद 13(1), दूसरा है 13 क्लास 2, तीसरा है 13 क्लास 3 और चौथा है 13 क्लास 4। 13(1) में क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व ऐसी सभी विधि शून्य होंगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। यानी जिस स्तर तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी उस स्तर तक क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। 13(2) क्या कहता है, स्वतंत्रता के पश्चात वह सभी विधि जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगी उस सीमा तक क्या होंगी, शून्य होंगी। 13(3) में क्या कहा गया है, इसमें कानून को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, कानून की परिभाषा, यानी डिफिनीशन ऑफ लॉ। और यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है। जब आप बेयर एक्ट में जाके अनुच्छेद 13 क्लास 3 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है, विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, रूढ़ि और प्रथा सम्मिलित है। लेकिन अब आपको एक बात जानने वाली है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी जो रूढ़ि और परम प्रथा है वो इसका अपवाद है। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ की रूढ़ि और प्रथा इसमें शामिल नहीं है। और किसमें कहा गया, एक बहुत ही फेमस केस है जिसका नाम है नरसू अप्पू माली केस वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये संभवतः 1951 का केस है। इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम रूढ़ि या प्रथा है वो विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। अभी मामला जो सबरीमाला वाद हो रहा है उसमें विचाराधीन है कि क्या मुस्लिम रूढ़ि या प्रथा को विधि के अंतर्गत स्वीकार किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी स्थिति यही है कि मुस्लिम रूढ़ि या प्रथा को विधि के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन एक एक्सेप्शन है। जनरल क्या है, जो सामान्य चीजें हैं और स्वीकार्य हैं, एक्सेप्शन के तौर पर मुस्लिम रूढ़ि या प्रथा क्या है, इसके दायरे से बाहर है। हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सेप्शन को कंसीडर नहीं करते, जो जनरल चीजें हैं उन्हीं को हम सही मानकर चलते हैं। तो इस आधार पर देखेंगे तो इसमें जो है, अगर अनुच्छेद 13(3) को देखा जाए उसके आधार पर केवल वाई का विचार सही है। क्यों वाई का विचार सही है, क्योंकि वाई विधि में विधि तो मानता है, आदेश भी मान रहा है, नियम भी मान रहा है, विनियम भी मान रहा है, साथ साथ रूढ़ि और प्रथा को भी मान रहा है, जिसको एक्स अस्वीकार कर रहा है, जिसकी वजह से एक्स का जो तर्क है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन वाई का तर्क क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि कितना डीप क्वेश्चन बनाया गया। सबके बस की तो बात है नहीं, इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लर्निंग चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहिए, तब आप जाके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ डी, यानी केवल वाई का विचार सही है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब देखो हम लोग आगे मूव करेंगे। अब देखिए एक भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ये भी अपने आप में क्या है, एक शानदार क्वेश्चन है कि जो आपकी समझ को खंगाल रहा है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दिए होंगे। क्यों गलत कर दिए होंगे, क्योंकि वाकई में क्वेश्चन की जो टफनेस है ही है इसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने की हमारी हैबिट नहीं होती। जैसे भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली में हम लोग इस प्रकार से सोचते ही नहीं हैं। जब पहली बार चीजें सामने आती हैं तो लगता है अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीवाईक्यू और जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है खूब सॉल्व किया जाए। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। जो खासकर न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या यही होती है, तो विषय वस्तु पढ़ लेते हैं लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे जनरेट किया जाएगा।
अगर आप इस टेक्निक को ठीक सीख गए कि क्वेश्चन जनरेट कैसे किया जा रहा है, एग्जामिनर का माइंड सेट यहाँ क्या हो सकता है, तो काफी तुक्के भी आपके सही हो जाएंगे। मैं तुक्कों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं किए जा सकते। कुछ क्वेश्चन को लेकर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वही रिस्क क्या करते हैं, आपके फेट को डिसाइड करते हैं। अगर आपके गेस ठीक ठाक मात्रा में सही हो गए तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। अगर गेस रॉन्ग गए तो क्या संभावना है कि आप बाहर हो जाएंगे। अब पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार का पेपर बन रहा है उसमें तुक्के की अहमियत बढ़ी है, यानी रैंडमनेस ज्यादा हो गई है। इस बात की आलोचना क्यों की जा रही है, इसी रैंडमनेस की वजह से कि आप किसी का नॉलेज तो टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, पूरा पेपर तुक्का बेस बना दिए हैं। क्योंकि जिस कैंडिडेट का तुक्का ज्यादा लगेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात 14,000 को आपको लेना है तो 14,000 तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसमें सही लोग आ रहे हैं या गलत लोग आ रहे हैं इसका तो परीक्षण हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाए। यानी क्या ये पूछ रहा है, क्या भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद है जो भारत के संविधान शब्द का उल्लेख करता हो? ऐसा है। अब ऐसा कहाँ लिखा गया है? यदि आप अनुच्छेद 393 को देखेंगे तो उसमें बातें कही गई हैं, आर्टिकल 393। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों? कह रहा है कि ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है। देयर इज नो सच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज टोटली रॉन्ग। व्हाई? इट इज मेंशन इन आर्टिकल 393। ठीक। दूसरा क्या है, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह विनिर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को निरसित किया गया। कह रहा कि ऐसा कोई संविधान नहीं जो इस बात को कह रहा है कि निरसित कर दिया गया हो। क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा अनुच्छेद है, और जो अनुच्छेद है वो है 395 जो भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। आप जाके बेयर एक्ट पढ़ोगे तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी। तो क्या है? 395। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख है। ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 394 पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का मेंशन है, इस बात का उल्लेख है 394 में। तो क्या हो रहा है, तीनों स्टेटमेंट गलत हो जा रहे हैं। क्या है? 394। अब देखिए, कहा जाता है कि यूपीएससी अनुच्छेद से क्वेश्चन नहीं पूछता। ये बात सही है, डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन कॉन्सेप्ट में 3 अनुच्छेद की बात की गई है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं पढ़े होंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे? यानी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिटन इन आर्टिकल 393, 395 and 394, then you will be able to solve these kind of question, otherwise you will be left। ठीक है। अब चलें, अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? सभी 3 कथन सही है, टोटली रॉन्ग, क्योंकि मैंने देखा तीनों गलत हैं। कोई भी कथन सही नहीं है, यही सही है कि कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है ना कि कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लोग अमूमन क्या होता क्या है कि पॉलिटी को लोग बड़ा आसान समझ लेते हैं और सभी लोग पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पॉलिटी अपने आप में क्या है, बड़ा टेक्निकल है। और इस टेक्निकलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, लगातार अध्ययन करना पड़ेगा। केवल माहौल बनाने से काम नहीं चलने वाला। आगे चलें। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा, ये जो है खासकर ये भी पॉलिटी से ही संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉ के रिगार्डिंग है, एक कानून के रिगार्डिंग है ना। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था दिव्यांग जनों के लिए, ताकि दिव्यांग जनों को भी बराबरी का अधिकार मिल सके और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके। तो इसमें लिखा गया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है। बात सही है, आरक्षण, रिजर्वेशन इज मैंडेटरी। ठीक है। पहुंच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन समस्या कहाँ है? ईयर में समस्या है। अब आप देखिए,
अमूमन यहाँ चेंज करने की संभावना कम है। संभावना चेंज करने कहाँ होती है? फैक्ट में। और फैक्ट क्या लिखा है? 2018, और जो एक्ट आया था कब आया था? 2016 में। ठीक है ना? तो 2016 में एक्ट आया, इसकी वजह से क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? सुगम्य भारत अभियान 3 प्रमुख क्षेत्रों यथा निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने पर प्राप्त करने पर केंद्रित है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? जनरल स्टेटमेंट है। इसको पढ़ने से लग जा रहा है कि अच्छा ये इसका पर्पज हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है जो दिव्यांगजनों में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है। ये स्टेटमेंट गलत है। कहाँ गलत है? मंत्रालय। अमूमन यूपीएससी की एक टेंडेंसी रही है कि मंत्रालय जरूर पूछता है कि कौन सी संस्था है या कौन सी योजना है किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हो रही है। यहाँ भी वही समस्या खड़ी की गई। इसमें क्या किया गया? मंत्रालय का नाम गलत दे दिया गया है। जैसे दिव्यांगजनों से संबंधित जो भी मामले होंगे या कमजोर लोगों से संबंधित जो भी मामले होंगे सामान्यतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अध्ययन किए हैं तो इस बात को जज कर लेंगे या गेस कर लेंगे, तो वहां भी इस बात की संभावना ज्यादा हो जाएगी कि आप क्या करेंगे? सही क्वेश्चन, सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसमें क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है, तीसरा क्या हो गया? तीसरा वाला भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो व्हाट वुड बी योर आंसर? ओनली 2। क्या होगा आपका आंसर? ओनली 2 पूछा गया है। या देखिए कि नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर दीजिए। 1 and 2 केवल 2, 1 and 3 डी केवल 1। तो आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी योर आंसर? ओनली 2। ठीक है, ओनली 2। अब आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 57, हाँ 57। अब हम लोग 57 क्वेश्चन नंबर पर चर्चा करेंगे ना। वी विल डिस्कस 57। हाँ, एक मिनट स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं। ओके, थैंक यू। अब देखिए, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हमेशा जो भी मुद्दा चर्चा में रहेगा उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। ये बात अलग है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आमतौर पर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। जब भी चीजें करंट में रहेंगी उससे स्टैटिक को जोड़कर पूछेगी। अभी सोनम वांगचुक वाला मामला आया था ना, लद्दाख में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लगातार विरोध कर रहे थे यूएपीए के तहत। उसमें क्या है, जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनसे संबंधित मुद्दे क्या थे? चर्चा के विषय थे। तो यूपीएससी ने इसीलिए उठा के बना दिया है। जैसे पहला स्टेटमेंट है, आप आराम से देखिए, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। अब देखिए यहाँ क्या गेम किया गया है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज किया गया है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। क्यों कर लिए हैं? क्योंकि इतना तो सभी पढ़े होते हैं, सबको जानकारी है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित प्रावधान है वो अनुसूची किसमें है? अनुसूची 6 में है, 5 में नहीं है। 6वीं अनुसूची जो 5 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध है। या थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, आपको कंफ्यूज कराने का प्रयास कर रहा है यूपीएससी।
लेकिन इतने तो मेच्योर आप हैं, मुझे लग रहा है कि आप इतने मेच्योर हैं कि इस चीज को आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत की कुछ जनजातियां कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं। देखिए, जाहिर सी बात है आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को नहीं पढ़ा होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कॉमन सेंस का उपयोग कर सकते हैं ना। आपको पता है जो भारत की जनजातियां हैं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जाता है। इसके लिए उनको सरकार द्वारा बहुत सारी रियायत दी जाती है। इसी रियायत में क्या है, आयकर पर छूट भी है। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं। अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको देखकर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो उसके साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी आप 100% श्योर होके मतलब सारी चीजों को टिक करेंगे संभव हो नहीं पाएगा। और अगर आप देखेंगे जो आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम अब तो इसको संभवतः समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह नया एक्ट लाया गया है 91। उसमें अगर उसकी जो एक स्पेसिफिक सेक्शन है, उस सेक्शन का अगर मैं जिक्र करूं, वो सेक्शन है 10 और सब सेक्शन 26, 10 और सब सेक्शन 26। अगर इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये बात सही है कि कुछ जनजातियां हैं जिनको आयकर से क्या है, छूट प्राप्त है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों के आरक्षण का उपबंध है। ये भी सही है, क्योंकि आपने 73वां संविधान संशोधन तो पढ़ा ही होगा ना। तो उसमें क्या कहा गया है, भारत संविधान में अनुसूचित जनजाति के पंचायतों में, तो पंचायतवां 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं ना, 1972 में क्या किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है, और मतलब 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992, लागू कब होता है 1993 में। ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाया कब गया, लागू कब किया गया। तो इस आधार पर आपका स्टेटमेंट क्या होगा, पूछिए। आप पहले देखिए क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही है। दो कथन सही हैं जिसमें कथन 2 सम्मिलित है, यानी 2 कथन सही हैं। आपको पता है फर्स्ट इज रॉन्ग, और मैंने क्या कहा, मतलब स्टेटमेंट थर्ड इज एब्सोल्युटली राइट, 2 इज डाउटफुल, बट हमने क्या कहा, कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो सही प्रतीत हो रहा है, और उसका मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया, तो 2 भी सही है। तो बात सही है, 2 कथन सही है जिसमें कथन 2 सम्मिलित है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला 2 कथन सही है 2 कथन सही हैं जो कि कथन 1 और कथन 3 है, गलत है, क्योंकि कथन 1 नहीं सही है, कथन 1 गलत है। केवल 1 कथन सही है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सभी 3 कथन सही हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या है, ओनली मतलब ए विकल्प, 2 कथन सही है जिसमें कथन 2 सम्मिलित हैं। अब आगे चलें। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन है, दैट इज वेरी टेक्निकल, और कैसे है, दिस इज डिपेंड ऑन योर कॉमन सेंस। अगर आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ फैक्ट्स। देखिए, भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, समिति के विषय में पूछ रहा है, और समिति क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, तथापि राज्यसभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आपको पता है राज्यसभा के सभापति की तुलना में लोकसभा का जो स्पीकर होता है ज्यादा महत्वपूर्ण पद माना जाता है, क्योंकि चुन किया जाता है, और लोकतंत्र में उनका महत्व ज्यादा होता है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा वो ज्वाइंट सिटिंग भी होती है, उस समय लोकसभा स्पीकर ही ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी जो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यसभा का सभापति न करके लोकसभा का स्पीकर करता है। इस वजह से क्या हो जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों और लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों, लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। अब देखिए, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। राज्यसभा की क्या है, मेंबरशिप कम है, इसका जो साइज क्या है, कम है, लोकसभा का साइज क्या है, ज्यादा है, मेंबरशिप ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, सदन छोटा है तो क्या ज्यादा मेंबर लेंगे, जो बड़ा सदन है ज्यादा उससे कम मेंबर लेंगे। तो उल्टा लग रहा है, यानी उल्टा लिख दिया गया है।
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोकसभा से ज्यादा मेंबर आएंगे, राज्यसभा से कम मेंबर आएंगे, तो दो भी गलत हो जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ये भी। सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों, टर्म की वजह से। 2 वर्ष की जगह यहाँ क्या है, 1 वर्ष है, ओनली 1 ईयर। अब देखो व्हाट वुड बी योर ऑप्शन। उर्वरित कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही है, चारों कथन सही हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि चारों क्या है, इनकरेक्ट हैं। केवल एक कथन सही है जो कि कथन 2 है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। 2 कथन सही है जिसमें एक कथन सम्मिलित है, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई भी कथन सही नहीं है, देयर इज नो सच स्टेटमेंट दैट इज राइट, यही सही है। तो कोई भी कथन क्या है, सही नहीं है। अब आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में आ रही होंगी, क्योंकि चीजें तो सिंप्लीफाई करके बता दे रहे हैं हम आपको। हमें नहीं लगता कि आपको कोई विशेष समस्या होने वाली है। अब देखो, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट रिलेटिवली दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। अब देखिए पहला क्या पूछ रहा है, भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदन में मौखिक उत्तर चाहता है, यही गलत है। दिस इज नॉट ओरल, दिस इज रिटन, इसमें लिखित होगा, ठीक है ना, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। दूसरा, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज मेंबर वांट ओरल आंसर। तो क्या हो जाएगा, मौखिक, ये मौखिक हो जाएगा। अगला क्या है, किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, दैट इज करेक्ट। यानी क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा क्या होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन। जो स्टार्ट क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर मौखिक दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका उत्तर मौखिक दिया जाएगा इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी अनुपूरक प्रश्न। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर लिखित दिया जाता है, क्योंकि इनका उत्तर लिखित दिया जाता है, इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। और कई सारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिला है, कई सालों से बन रहा है, तो यूपीएससी ने इसको भी बना दिया है। तो इसमें सही क्या है, इसमें केवल एक कथन सही है, ओनली 1। व्हाट मतलब उसमें कौन सा, स्टेटमेंट 3, एक गलत एक गलत, केवल 3 सही है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी। अब आगे चलते हैं मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में। हालांकि इससे कोई डायरेक्ट पॉलिटी संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, खुला हुआ है। तो भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सुदर्शन मिशन सुदर्शन चक्र है, ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की एक पहल है। क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है, लेकिन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ साथ अगर कोई रिटेलिएट करे तो उसको डिफेंस करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अभी देखिए ईरान के साथ क्या हो रहा है, ईरान की कई बार न्यूक्लियर साइट्स उड़ा दी गई, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा है कि उनके पास क्या है, वायु रक्षा प्रणाली उतनी सक्षम नहीं रही। क्यों, तभी तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका के फाइटर जेट को, इजराइल के फाइटर जेट को क्या किया, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया। अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते तो मार गिराते, तो उनकी न्यूक्लियर साइट्स क्या होती, बची रहती। लेकिन परिणाम क्या हुआ, उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो भारत कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सेंसिटिव है और अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो वहीं से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बनाया है। दूसरी बात आप समझ लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता था कि पहलगाम में हमारे 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, और भारत ने जवाब में क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो पाकिस्तान में जाकर बहुत सारे टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया था। उसमें ये आशंका थी कि हो सकता है पाकिस्तान रिटेलिएट करे, तो उसमें चर्चा थी हमारे वायु रक्षा प्रणाली की। तो इसी वजह से यूपीएससी ने इसको बना दिया है। तो क्या है, इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही है,
कि मतलब भारत की जो वायु रक्षा है, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा है और हवाई आक्रमण है, उनकी क्षमता का विस्तार करना है ताकि हम क्या कर सकें, सेल्फ डिफेंस कर सकें। अगला, इस मिशन को त्वरित सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएगी। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है या किसी दूसरे देश के दबाव में आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय नहीं ले रहे हैं। यही होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत की विदेश नीति क्या रही है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रही है। यानी जो हमारी सुरक्षा से संबंधित मामले हैं उस पर निर्णय हम स्वतंत्र रूप से लेंगे, किसी अन्य देश के दबाव में नहीं लेंगे। वो इसी बात की पुष्टि करता है। तीसरा, इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है कि वर्ष 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है। ये बात भी सही है। यहाँ समस्या क्या हो सकती थी? अगर 2035 जगह 2040-45 कर देता, यहीं से चेंज कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर कहाँ गेम कर सकता है। अगर आप उसके माइंडसेट को समझने लग गए तो आप ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आप उसके माइंडसेट को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, हम मूव करते हैं। हाँ, भारतीय नागरिक 0 FIR, इसको हमें देखना पड़ेगा। 62 ठीक है ना? हाँ, 62। एक रुक जाइए स्टूडेंट, इसको थोड़ा साफ हो जाए। हाँ, साफ हो गया। देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा है 62, 61 में क्या है? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटी। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन 0 प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी 0 FIR के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 0 FIR का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। पहले क्या होता था कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन में ऐसा होता था कि पीड़ित जाता था अपनी FIR रजिस्टर करवाने, लेकिन वो पुलिस स्टेशन ने कह के मना कर देता था FIR दर्ज करने से कि हमारे अधिकारी क्षेत्र में नहीं है। तो इससे पीड़ित को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता था। और पुलिस स्टेशन वाले ऐसा क्यों मना करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि हम ज्यादा रिपोर्ट दर्ज करेंगे तो हमारे पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड खराब होगा, क्योंकि केसों की संख्या ज्यादा दिखेगी। और जब NCRB की रिपोर्ट आएगी तो लगेगा कि अच्छा, आपने क्या किया है? अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। इसी वजह से क्या हो रहा है? अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कई बार ऐसा भी मुख्यमंत्री द्वारा भी पूछा जाता है या किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कि ऐसा बताइए कि आपके यहाँ तो अपराधों में वृद्धि हुई है, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। तो हमेशा मुख्यमंत्री का जवाब यही होता है, ऐसा है कि पुरानी सरकारों में केस दर्ज नहीं होते थे, हमारी सरकारों में क्या है, केस दर्ज होने लगे। क्योंकि केस दर्ज होने लगे इसलिए उनकी संख्या ज्यादा है। पहले क्या होता था? पीड़ित अपना केस रजिस्टर नहीं करवा पाता था। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रावधान किया गया कि पुलिस स्टेशन पे दबाव को कम किया जाए। और कम करने का तरीका है कि मान लो कोई अपराध हुआ और अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पीड़ित चाहे तो अपना वहां FIR रजिस्टर करवा सकता है। लेकिन हाँ, वो उनके रिकॉर्ड में नहीं दिखेगी, 0 FIR मानी जाएगी। त्वरित राहत मिल जाएगी, त्वरित जांच हो जाएगी, बाद में क्या होगा? संबंधित थाने में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? थोड़ा पीड़ित को एडवांटेज मिल जाएगा, यानी उसको थोड़ी राहत मिल जाएगी। और थाने को क्या लाभ हो जाएगा? पुलिस स्टेशन को, उनके रिकॉर्ड में ज्यादा मामले भी नहीं दिखेंगे। इसका फायदा है। तो इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया। तो उसी की वजह से कॉन्सेप्ट सामने आया है और यूपीएससी ने क्या किया है? इस कॉन्सेप्ट को बना दिया। पहला देखिए, 0 FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, दर्ज कराई जा सकती है। दैट इज करेक्ट। यहां तक भले ही संज्ञेय असंज्ञेय, लेकिन टेक्निकल मामला आ गया। असंज्ञेय अपराध में FIR नहीं होती, कंप्लेन होती है। असंज्ञेय अपराध जो छोटे मोटे अपराध हैं, जिनमें बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो उसके लिए FIR नहीं होती। तो यही इसी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। संज्ञेय तक होता मामला ठीक था, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन क्या लिख दिया गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट इज नॉट करेक्ट।
किए जाने का स्थान उस पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो। सब कुछ सही है, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ असंज्ञेय के विषय में बात हो रही है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर नहीं होती। दूसरा, किसी पुलिस स्टेशन जहां 0 एफआईआर दर्ज की गई है, वहां के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो सक्षम अधिकारी होगा वो डीएसपी से नीचे रैंक का नहीं होगा। ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा, 0 एफआईआर के अंतर्गत सूचना देने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दे। देखिए, जब भी स्ट्रीम स्टेटमेंट आए तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि स्ट्रीम स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ अनिवार्य लिखा है, अगर सकता है, कर सकता है, हो सकता है, तो स्टेटमेंट अमूमन सही होते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए केवल यही, एकमात्र यही, अनिवार्य है, तो ऐसे स्टेटमेंट अमूमन गलत होते हैं। यहाँ भी गलत ही है। क्यों गलत है? कि मान लो कोई डिजिटली एजुकेटेड नहीं है, तो क्या आपने रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर नहीं कराए हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही दे। भारत में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली साउंड नहीं है, जो रिटर्न में देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं देना चाहते, तो क्या उनको न्याय से वंचित कर दिया जाए, उनको पुलिस एक्सेस से बाधित कर दिया जाए? ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? ओनली 2, मतलब ऑप्शन डी इज राइट। अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और है, हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ, ये भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। जैसे केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, विविध विधि प्रवर्तन अधिकरणों के बीच समन्वय करना, ये तो ठीक है, लेकिन जो उसका गृह मंत्रालय है ये गलत है। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, ये है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, CFIO, ये क्या है? ये है जटिल निगमित कपटों का अन्वेषण करना। देखिए, निगम है, निगम हमेशा कारपोरेट होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर कारपोरेट से संबंधित है तो कारपोरेट मिनिस्ट्री बनी है, तो कारपोरेट मंत्रालय ही आएगा, वित्त मंत्रालय नहीं आएगा। ये तो भी गलत है, तो क्या हो जाएगा? कारपोरेट मंत्रालय। और तीसरा क्या है? ये भी खूब चर्चा का विषय रहता है हमेशा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को परिरक्षित करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दशा को सुनिश्चित करना। सही है, लेकिन मंत्रालय भी इसका सही है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, एक करेक्ट है। तो इसमें पूछा है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, जो क्या है? तीसरा है। ठीक है, देखो, उपयुक्त पंक्तियों में से दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं, तो कौन सा सही सुमेलित है? कितनी पंक्तियों में दिए गए विवरण सही सुमेलित हैं? तो केवल एक पंक्ति में। वो क्या है? पंक्ति 3rd है। अब देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन बना है, नहीं तो हम संभवतः शायद हो गए हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूं कोई और ऐसा क्वेश्चन है जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ हो। संभवतः अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जो मेजर क्वेश्चन थे डायरेक्ट पॉलिटी से थे, मैंने उनको कवर कर दिया है।